डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो सबसे आगे वाली रो में इधर बंदा बैठा हुआ होता है ना, उसके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी होती है, वो लाइट ऑन करनी पड़ती है। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा उधर होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि ये बार बार ये एक्टिविटी होती है। ये जो है ना, ये इस क्लास के एक अहम वो शुरका है, इन्होंने जो है वो हमें रोशनियों में लेके आना है। कुछ पढ़ा आपने घर जाके, कुछ लिखा आपने घर जाके, और कल आपको 1.5 घंटा लग गया लिखने में, नहीं लगा? वही आधा घंटा, वही 20 मिनट, तो ये 50 मिनट कभी पूरे भी होंगे? आपको कितना दुख सा होता होगा। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन ख़त्म जल्दी हो गया। नहीं, शायद इतना दुख नहीं है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि अभी टाइम बच गया, वो उसे याद भी कर लेते होंगे, फिर भी टाइम बच जाता होगा। नहीं, फिर नहीं बचता, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने कल ऑफ़र के बारे में जाना था। ऑफ़र की एक घटिया सी डेफिनेशन तो हमने उससे पिछले दिन देख ली थी, उस टेंशन में हम दोबारा नहीं पढ़ते। वो जो एक बंदा ऐसे इरादे से यूं पेशकश करे कि दूसरा बाई ही नहीं वैसे ही मान जाए, वो हमें समझ आ गया। उसकी हमारे पास एक ख़तरनाक एग्जांपल भी आ गई थी। उसके बाद हम आगे गए और हमने कहा ऑफ़र के कुछ शराइत हैं। ऑफ़र वन साइडेड नहीं होगी, ऑफ़र हमेशा दो बंदों के दरमियान होगी। एक शख्स अपने आप को ऑफ़र नहीं दे सकता। ये बात क्लियर है? सबको पॉइंट समझ आ रहा है? तो कोई भी बंदा अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता। देयर मस्ट बी सम ऑफरी। क्लियर है? इस पॉइंट में किसी का कोई सवाल नहीं है। ऑफर सर्टन होगी और डेफिनेट होगी, क्लियर कट होगी, वाज़े होगी, वाशगाफ होगी, बिल्कुल कोई डाउट, कोई इबहाम, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उसमें। ऐसे ही है? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? ये पॉइंट सबको क्लियर है? फिर हम आगे गए, हमने कहा ऑफ़र में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बोली जाए, लिखी जाए या एक्शन से बताई जाए। ख़त हो तो कम से कम ख़त पहुंच गया हो। ऑफ़र तब कम्युनिकेट होगी जब ऑफरी को पता लगे ऑफ़र के बारे में। आपने बोला, उसने सुना नहीं, ऑफ़र नहीं हुई है। ऑफ़र तब कंप्लीट होगी जब आपने ऑफ़र को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर दिया है। तो मुझे बताएं, ऑफ़र की कम्युनिकेशन वाला पॉइंट क्लियर है? ऑफ़र में कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो क्या इससे ऑफ़र वैलिड रहेगी? ऑफ़र वैलिड रहेगी। ऑफ़र में कंडीशन होती हैं, वो वैलिड रहेगी, लेकिन शर्त क्या है? कंडीशंस प्रॉपर तरीके से बतानी है, ताकि उस बंदे को पता हो कि आपकी ऑफ़र क्या है और इस ऑफ़र के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं। तो ऑफ़र प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट होनी चाहिए। क्लियर हो गया? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ऑफ़र की कम्युनिकेशन और उसकी कंडीशंस की कम्युनिकेशन भी साथ साथ ज़रूरी है। इन्विटेशन टू ऑफ़र की हमारी बात हुई, या पीछे हमने कोई मिस तो नहीं कर दिया? नहीं। इन्विटेशन टू ऑफ़र, हमने कहा ऑफ़र होनी चाहिए, इन्विटेशन नहीं होनी चाहिए। ये इन्विटेशन क्या भला है? जब कंप्लीट नॉलेज ना हो, जब आप दूसरे को जस्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैं अवेलेबल हूँ, आई एम विलिंग, मैं ये फल सजा के बैठा हूँ, आओ बैठो, बात करते हैं कि कितने का फल लेना है। मैं कॉलेज में हूँ, हमारे एडमिशन्स ओपन है, तुम आओ बैठो, पूछो कौन सा सब्जेक्ट, हम बताएंगे, कोई बातचीत होगी, मामला आगे बढ़ेगा। तो इन्विटेशन टू ऑफ़र का मतलब है आप लोगों को बता रहे हैं कि वी आर रेडी टू डू द ट्रांजैक्शन, लेकिन आप एब्सोल्यूट बात नहीं बता रहे, आप फाइनल ऑफ़र नहीं दे रहे। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि आओ बैठते हैं, देख लेंगे। या आप कम से कम अपने दुकान का डिस्प्ले बना के, या कम से कम बाहर कोई लफ्ज़ लिख के, या डिस्प्ले पे कुछ पीस लगा के आप लोगों को राग़िब कर रहे हैं अपनी तरफ। तो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना, क्या आओ बैठो बात करते हैं, ये इन्विटेशन टू ऑफ़र होता है। ये ऑफ़र नहीं होता। और ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र में फ़र्क होता है। ये बात समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? कल के लेक्चर में कोई बात, कोई ऐसी चीज़ जो कंफ्यूज कर रही है, जो हमें नहीं समझ आ रही, कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी जी? अगर बंदा पार्शियल इंसैनिटी पे चला गया है, थोड़ा सा जहनी तवाज़ुन ठीक है और थोड़ा सा जहनी तवाज़ुन ख़राब है। अगर तो ऑफ़र दी है एक बंदे ने और उसके बाद कुछ देर के लिए उसका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है, तो असूलन अगले बंदे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे कि अगर एक बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना चाह रहा है और वो कुछ टाइम साउंड है और कुछ टाइम अनसाउंड है, तो जिस टाइम पे वो साउंड है, सही है, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो चैप्टर 4 में हम इसकी एक्सेप्शन पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में एक एसेंशियल है जिसमें हम पार्टीज़ की कैपेसिटी देख रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि ये पार्टीज़ इस काबिल हैं या नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो हम देखते हैं कि क्या ये ज़हनी तौर पर आज़ाद थे,
क्या इनको कोई परेशानी तो नहीं थी, कोई जहनी दबाव तो नहीं था, कोई बीमारी तो नहीं थी? तो वहाँ हम चल के थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, अभी आगे के एसेंशियल्स में इस तरह की बहुत सारी बातें आनी हैं। जी वो क्या नाम है, एक मेट्रो का है, वो कैबिन से बना हुआ है, वहाँ पे वो बैठने के लिए क्या नाम है, टोकन सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं सर। लोग आते हैं वहाँ से टोकन जो है वो उनको पैसे देते हैं, टोकन बाय करते हैं और आगे से मतलब चले जाते हैं। तो ये सर हम इसे इन्विटेशन ऑफ ऑफर के जी करेंगे। इन्होंने कहा कि एक जगह लोग बैठे हुए हैं, टोकन लेके बैठे हुए हैं, लोग आते हैं, पैसे देते हैं, टोकन उठा के चले जाते हैं। अब अगर तो सबको पता है कि जो ये टोकन यहाँ लेके बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई प्राइस लगी हुई है, या एक कॉमनली नोन बात है कि यहाँ ये टोकन 10 रुपये का ही मिलता है हमेशा, तो अगर तो ये इतना पब्लिकली इन्फॉर्म चीज़ है तो ये ऑफ़र है। ये ऐसे ही है जैसे रूट का चिंची, क्या आपको पता है कि जी इस सड़क पे यहाँ से यहाँ तक जाने वाला जो चिंची है वो हमेशा 20 रुपये लेता है। तो ऐसे में अगर उसने आपके पास आके रिक्शा रोका तो टेक्निकली शायद आप समझते हैं ये इन्विटेशन टू ऑफ़र है। तो ऐसा चिंची जिसका कंफर्म पता है कि ये इस रूट पे चल रहा है और इसमें 20 रुपये किराया होता है, उसका पास आके रोकना ऑफ़र है। लेकिन आप वैसे ही एक सड़क पे खड़े हुए और आप कहीं जाने का सोच रहे हो और एक रिक्शे वाला तेज़ी से आपके पास आके रुकता है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है, क्योंकि अभी आपकी उससे बात होनी है, कहाँ जाना है, कितने रुपए लेगा। और ऐसा चिंची जिसका कंफर्म पता है इसने कहाँ जाना है और ये पता है कि कितने रुपए है और सब लोग उतने ही रुपए देते हैं, तो उसका पास आके रुकना क्या है। तो ऑफर और इन्विटेशन में बेसिक फ़र्क है क्लैरिटी का। इन्विटेशन में एक पेशकश होती है कि आओ देखते हैं, बात करते हैं, और ऑफ़र का मतलब है आप अगले बंदे को या तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड ऑफ़र दे रहे हैं। तो वो जो टोकन रख के ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ 10 रुपये का टोकन बिकता है, वो एक इम्प्लाइड ऑफ़र है कि हाँ ठीक है आओ 10 रुपये दो और हमसे ये ले जाओ। लेकिन सर ये इन्विटेशन ऑफ ऑफर में और इम्प्लाइड ऑफर में कोई खास डिफरेंस तो नहीं? जी इन्विटेशन टू ऑफ़र में और इम्प्लाइड ऑफ़र में ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। अभी पिछली एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके कौन बताएगा कि क्या फ़र्क है। सवाल ये आया है कि जी इम्प्लाइड ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफर में फ़र्क समझ नहीं आ रहा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पता। इम्प्लाइड में मतलब अगर आपके पास आके रिक्शा रुका है, चिंची रुका है और सबको पता है कि चिंची 20 रुपये लेता है और ये आपके पास आके रुका है, तो उसका रुकना उसकी तरफ से एक इम्प्लाइड ऑफर है। आपने भाव तो नहीं करना, आपने सिर्फ अंदर जाके बैठ जाना है। आपको भी पता और उसको भी पता है कि 20 रुपये, तो उसकी इम्प्लाइड ऑफर हो गई, आपकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। मैंने इसी एग्जांपल में कहा कि किसी और सड़क पे जहाँ पे रूट का रिक्शा नहीं चलता, एक रिक्शा वाला आपके पास आया है। अब उसको आपके पास आने का मतलब आपको नहीं पता, वो आपको कहीं ले जाना चाहता है लेकिन कहाँ पता नहीं। अभी आपने उसे बताना है मैंने फ़लाना जगह जाना है, उसने फिर बताना है पैसे, आपने कहना है ये ज़्यादा है, भावताव होगा और बात तय होगी। लेकिन इस चिंची वाले के साथ भावताव नहीं होगा। जब सारे कंज्यूमर को पता है कि हम यहाँ बैठते हैं तो ये 20 रुपये इसका किराया होता है, तो हर बंदे ने उसमें 20 रुपये दे के बैठ जाना है। तो इम्प्लाइड ऑफ़र में कम से कम आपको ऑफ़र देने वाले के एक्शन से पता होता है कि वो एग्जैक्टली क्या ऑफ़र दे रहा है। तो क्लैरिटी सबसे मेन पॉइंट है। इन्विटेशन में एक इबाहम होता है कि आओ बैठते हैं, बात करते हैं, और इम्प्लाइड ऑफ़र में क्लैरिटी है, एक ऑफ़र है, एक बंदे के एक्शन से फील हो रहा है कि हाँ भाई ये एक ऑफ़र है। डन। कोई कंफ्यूजन फिजिकल में? मैं फिर ऑनलाइन के सवाल भी ले लूँ। कोई फिजिकल में कोई कंफ्यूजन? सर हमने कल पढ़ा कि अगर ऑफरर की डेथ या इंसैनिटी हो, अगर सर इन केस ऑफ ऑफरिंग की डेथ है जी, अगर ऑफरर की डेथ हो या इंसैनिटी हो तो हमने कहा ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। सवाल ये आया है कि अगर ऑफरी की डेथ हो जाए फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ऑफ़र ज़िंदा रहेगी लेकिन एक्सेप्ट करने वाला मौजूद नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ऑफ़र मर गई, ऑफ़र ज़िंदा है, बस वो जिसने ऑफ़र को जवाब देना था वही दुनिया में नहीं रहा, तो ऑफ़र हो बेकार जाएगी। यानी ऑफ़र ज़िंदा ज़रूर रहेगी लेकिन एक लाश की तरह। वो शख्स तो शहर छोड़ गया, मैं ऑफ़र दूँगी इसके लिए, वो बंदा ही मर गया तो वो ऑफ़र तो बेचारी अकेली फिर रही है। तो ऑफरी के मरने से ऑफ़र नहीं मरती, लेकिन ऑफ़र बेहोश हो जाता, मतलब ऑफ़र को समझ ही कुछ नहीं आता, वो दीवारों में टकरे मार रही होती है कि मैं अब किधर जाऊँ। तो इसलिए टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त भी नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त भी नहीं बनेगा। जी, अगर उसके घर वाले उसकी ऑफ़र को कंटिन्यू करना चाहें, अब सुन लें, अगर एक बंदे को आपने ऑफ़र दी थी, वो मर गया या आप मर गए, फिर तो कहानी ही ख़त्म हो गई। अगर आपने उसे ऑफ़र दी थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो मर जाए या आप मर जाए, आप दोनों के घर वाले पाबंद होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस से अब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है।
तो जब तक क्रिएट नहीं होता लीगल बाइंडिंग नहीं है। ऑफर दी हुई है, किसी की डेथ हो गई, खत्म कहानी, सारे कहेंगे यार चलो अच्छी ऑफर थी लेकिन बंदा ही मर गया। लेकिन ऑफर दे दी है और एक्सेप्ट हो गया है तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हम चैप्टर 2, 3, 4, 5 से आगे निकल के पहुंच जाएंगे 6 से लेकर 10 तक के जोन में। वो चैप्टर्स हमें बताएंगे कि बन जाए कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में मरने शरने से क्या होता है या बाद में किस तरह से मामला होता है। तो एक्सेप्ट होने के बाद मरना जो है वो खतरनाक है। एक्सेप्ट होने से पहले मरने का मतलब है कि अभी सब सेफ है, क्योंकि लीगल बाइंडिंग ऐसी जालिम चीज़ है कि एक मरे हुए बंदे की जो लीगल वर्स हैं वो भी पाबंद हो जाते हैं। जी, कल ऑफर और ऑफर की जितनी कहानियां पढ़ी उसमें कोई सवाल? सब क्लियर है? ऑनलाइन में एक भाई का सवाल है या कुछ भाइयों का सवाल है या शायद किसी बहन और भाई, मल्टीपल सवाल है। वो कह रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें एक विटनेस था लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में वो ब्रीच हो गया तो कोर्ट में चले गए, तो ठीक। विटनेस है ना उसकी डेथ हो गई, वो इन्फोर्सेबल कैसे? ठीक है जी। इन्होंने कहा जी एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट था और उस ओरल कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदे ने गवाही दी थी, ज़बानी कॉन्ट्रैक्ट था। एक बंदे को गवाही के तौर पे हमने बिठाया था, उसको हमने कहा था कि तुम हमारे विटनेस बन जाओ और तुम देख लो। उसने कहा हाँ ठीक है जी मैंने देख लिया, कभी मसला हुआ तो मैं पहुंच जाऊंगा। अब सवाल ये आया है कि जी जिस वक्त हम अदालत में मामले को लेके जाएंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया और कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, ब्रीच हो गया, किसी ने ख़राब कर दिया, तो अब अदालत में जाने लगे तो पता लगा वो गवाही मर गया, अब क्या होगा? बिजनेस लॉ में ना आपके जहन में इतने सारे मुत्तफरिक ख्यालात आएंगे, लेकिन आपने थोड़ी सी ब्रेक लगा के ज़रूर सोचना है कि आप कहाँ खड़े हैं। हम खड़े हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन वाले टाइम पे, चैप्टर 2, 3, 4, 5 में। मैं आपको कहीं ये नहीं बता रहा कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या हरकतें होंगे। हम अभी क्या बात कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ऑफर ठीक है या नहीं, एक्सेप्टेंस ठीक है या नहीं। तो अभी हमारे पास उतनी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं आई है कि हम इस सवाल के बारे में देख सकें कि अच्छा अगर बन जाने के बाद ब्रीच हो और ब्रीच होने के बाद गवाह मर जाए तो फिर क्या होगा। अभी हमारे तक उतनी नॉलेज नहीं आई, तो इस वक्त थोड़ा सा हमें ब्रेक लगानी होगी। इस सवाल को आपने होल्ड करना है और जब मैं चैप्टर 6 पे पहुंचूं तो आपने ये सवाल दोबारा पूछना है और उस वक्त फिर मैं आपको बताऊं कि अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद की साइंस हमें समझ आ गई होंगी तो फिर इस सवाल का लुत्फ भी ज़रा ज़्यादा आएगा। अभी जवाब दे देता हूं लेकिन अभी इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। अगर गवाह मर गया तो कुछ नहीं हो सकता। जिसका गवाह मर गया वो रोता रहेगा, वो कहेगा मेरी किस्मत ख़राब थी। तो गवाह से ज़्यादा सेफ होता है साइन, क्योंकि गवाह के मरने पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके गवाही नहीं देगा। तो ये गवाही वाला मामला सेंसिटिव होता है, तो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट लिखत पढ़त वाले होने चाहिए। इस्लाम भी यही कहता है कि लिखो, राइटिंग में लाओ चीज़, क्योंकि हवाई चीज़ जो ज़बानी चीज़ है ना वो थोड़ी हवाई होती है, उसमें फड्डे झगड़े बाद में रहते ही हैं। तो इसका असल जवाब ये है कि वो बेचारा अपना हक खो बैठा है। अगर गवाही वाला ही बंदा मर गया है तो अदालत में बेचारा रोता रहेगा, गवाही से साबित नहीं कर सकेगा लेकिन किसी फिल्मी तरीके से शायद साबित कर दे उसका वकील। अब अदालत के अंदर की स्टोरी हमने नहीं देखनी कि अदालत के अंदर कौन से वकील ने किस तरह की जरा करके किस तरह के केस को कैसे साबित किया। मैंने आपसे क्या कहा है, हम बीलो में देखेंगे ये मुजरिम है, उसे पकड़ के ले जाके कहाँ छोड़ेंगे? अदालत, और दुड़गी लगा देंगे। फिर पलट के देखना नहीं है उसे इंसाफ मिला या नहीं मिला, वापस आते हुए दिल में सोचना है मिल गया होगा इंसाफ, अदालत के पास छोड़ के आया हूँ। तो इस सिलेबस की अजम्पशन ये है कि अदालत नोज़ के कैसे काम करना है और अदालत में जो होता है वो ठीक होता है। आपने सिर्फ ये बताना है कि इस बंदे को अदालत इंसाफ दिलाएगी और फिर दिल में यकीन कर लेना है कि इसको अदालत इंसाफ दिला देगी। उस टेंशन में नहीं पड़ना कि अदालत के अंदर लोग सही होंगे या गलत होंगे या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये पेपर हमारा लॉ समझने का है, लॉ की गलत इम्प्लीमेंटेशन पे दुखी होने का पेपर नहीं है। वरना क्या होगा, आप पेपर में लिखते हुए भी ना लिखते हुए सोच रहे होंगे यार झूठे लिख रहा हूँ, क्या वहाँ लिख रहे होंगे इसके साथ जुल्म हुआ, ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा और इसको इंसाफ मिल जाएगा। ये कहते ही आपके 2 आंसू टपक गए पेपर के ऊपर। तो इतना प्रैक्टिकल नहीं होना। जब हम छोटे हैं तो हमने थोड़ा छोटा सोचना है। हम अभी नए नए आए हैं सीए की फील्ड में, हम पहली दफ़ा चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इस वक्त ये अजम्पशन लें कि सारी चीज़ें सही हैं। आप आज से 5-6 साल पहले भी जिस तरह की अजम्पशंस लिया करते थे उस तरह की अजम्पशन ज़रा दोबारा ले लें। ये तो बीच में अचानक से आपकी आंखें खोल गई। आपका लीडर जब उतरा फिर आपको पता लगा कि सबके लीडर कैसे उतरते थे। फिर आपको गेमें समझ आना शुरू हुई, जो आपको पहले लोग समझाते थे वो पागल हो गए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, झूठ बोल रहे हो, मकार आदमी हो। पर अपना लीडर उतरा तो फिर समझ आया कि यार ये तो ऐसे ही होता है। लेकिन अब आप इतने पक्के होंगे, आप कहें नहीं मेरे वाले के साथ सिर्फ ऐसा हुआ है, दूसरे वाला कंफर्म गलत था, मेरा वाला जो है ना। तो बस
थोड़ा सा अरसा लगेगा आपको इस वाले माहौल से बाहर निकलने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं ना, मुताला पाकिस्तान का असर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ठीक है जी, और कोई सवाल? सर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में से एक चीज़ ओरली हो जाए और एक इम्प्लाइडली हो। ठीक है, ओरल हुआ है या इम्प्लाइड? ठीक है जी। अगर एक चीज़ ऑफर या एक्सेप्टेंस में से एक चीज़ एक्सप्रेस और एक चीज़ इम्प्लाइड है तो हम अल्टीमेटली इसको इम्प्लाइड कहेंगे, क्योंकि इसमें एक्शंस इन्वॉल्व हो गए। डन। ऑनलाइन के सारे सवाल लिए, फिजिकल के सवाल लिए। मुझे खुशी इस बात की है कि हमें पहले तो कॉन्ट्रैक्ट समझ आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और प्रॉमिस के दरमियान फ़र्क समझ आ चुका है, लेकिन हमने शुरू में ये फ़र्क समझना था। आगे जब मैं कहूँगा ए ने बी से ऐसे कहा तो आप समझ जाइएगा मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मत सोचिएगा अच्छा ये प्रॉमिस बना है तो अब इसमें यूँ ऐड करेंगे तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा। वो सिर्फ इन तीनों का फ़र्क था। अब आगे हम जब भी एग्जाम्पल देंगे तो आपने सोच लेना है कि मैं कह रहा हूँ कि ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो बाकी चीज़ें फिर हम एजम्पशन लेंगे। फिर आपको ऑफ़र और ऑफ़र की शराइत भी समझ आ गई। चलते हैं हम एक्सेप्टेंस की तरफ। ऑफ़र का लैप्स तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, खैर ये पूछने वाली बात भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर इस लैप्स ऑफ ऑफ़र में कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ आ रही तो मुझे बताइए। क्लियर है? ये तो आप लोगों ने खुद भी बता दिया था, बस इसमें ये वर्ड मुश्किल था। प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया, जो चीज़ पहले से मौजूद होती है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। आप इसको प्रेजेंट भी लिख दें तो काम चल जाएगा। जी, असल में ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि फर्स्ट में ऑफरी की जगह ऑफर भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है आप इस जुमले को कहाँ पे ब्रेक लगा के कैसे पढ़ रहे हैं। इसी वजह से मैंने किताब में ये आगे वाले वर्ड्स गायब कर दिए। किताब यहाँ तक लिखा है या आगे तक भी लिखा है? यहाँ तक लिखा है, इसलिए कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे। इस जुमले के दो तर्जुमे बनते हैं। रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। ऑफर की रेवोकेशन ऑफरी की एक्सेप्टेंस से पहले, और यूं भी पढ़ सकते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। तो यूं पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि शायद ऑफरी ऑफर को रिवोक कर रहा है एक्सेप्टेंस से पहले, तो इसलिए इस कंफ्यूजन को ही खत्म कर दिया। आप इस आखिरी वाले वर्ड्स को मत देखें, रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस। तो अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी एक कंपाउंड हुआ है। रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी, ऑफरी की एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगर ऑफर को रिवोक कर दिया जाए तो आप इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ ऑफर आ सकता है, क्या वो पीछे वाले रेवोकेशन को इसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दें। जुमला है रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस, फुल स्टॉप। क्लियर? ऑफर, ऑफर की रेवोकेशन, ऑफर की कंडीशंस, ये सब हमें समझ आ गया। चलते हैं एक्सेप्टेंस की तरफ। जितनी तकलीफ दे ऑफर की डेफिनेशन थी उतनी ही क्यूट एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent to the proposal said to be accepted, जब जिसको ऑफर दी गई है वो मान जाए वो एक्सेप्टेंस है। अगर आप देखें तो प्रॉमिस के अंदर भी इससे मिलते जुलते अल्फाज हमने देखे थे कि जब एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ये कंप्लीट चीज़ है, ये बन जाती है प्रॉमिस। तो एक्सेप्टेंस बहुत आसान सी बात है। जब एक बंदे को किसी ने एक ऑफर दी हुई है और वो सिग्निफाई कर दे, कंफर्म कर दे, अपनी एसेंट, अपनी रजामंदी का इजहार कर दे, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन तो आसान है, ज़रा देखते हैं कि इसके एसेंशियल्स क्या हैं, क्या चीज़ें पूरी होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले अनकंडीशनल होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, गैर मशरूत होनी चाहिए, वाज़े, वाशगाफ और गैर शर्तिया होनी चाहिए। बच्चे ने दूसरे से कहा था मैं तुम्हें ये बैग 200 रुपये का बेचना चाहता हूँ, कबूल है तो बताओ। अगर उसने कह दिया कबूल है तो ये एक्सेप्टेंस है। उसने कहा कबूल तो है लेकिन अगर जिप ठीक करा के दो बैग की, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, ये काउंटर ऑफर हो गई है। अब काउंटर ऑफर ये है कि मुझे अगर जिप ठीक हुआ हुआ बैग दोगे तो मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। तो ए ने बी से कहा मैं आपको 100 रुपये के सेब बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा मैं ज़रूर सेब खरीदना चाहता हूँ, मुझे आपकी ऑफ़र कबूल है अगर आप 90 रुपये ले लें मेरे से। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर है। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बड़ा क्लियर कट होनी चाहिए, बड़े मोकम, बड़े ठोक बजा के आप कहें हाँ जी कबूल है।
मतलब एक्सेप्टेंस इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप देखें कि खास तरह का एग्रीमेंट है, उसमें 3 दफ़ा बावाज़ बुलंद बुलवाते हैं कि कबूल है, पक्की बात है कबूल है, कसम खा कबूल है। तो वो इसलिए कि कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई मार्जिन ना रहे और अगला बंदा अच्छी तरह से सोच के फिर ओके करे। तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंडीशन आपने इम्पोज कर दी एक्सेप्टेंस के वक्त तो इसको क्या कहेंगे? काउंटर ऑफर। फिर इसको ऑफर नहीं कहेंगे। ऑफर के बदले एक ऑफर है। काजी ने पूछा, हाँ भाई इस बंदे के साथ आपको शादी कबूल है? उसने कहा हाँ, अगर इसका सीए कंप्लीट हो जाए। अब ये एक उसने कंडीशन लगा दी है, काउंटर ऑफर है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट तब एग्जीक्यूट हो सकता है, और ये कंडीशन उसने वाज़ेह तरीके से बता भी दी है। तो अब लड़की की तरफ से ऑफर है कि मैं शादी ज़रूर कबूल करूंगी अगर इस बंदे का सीए हो जाए। आइडियली उसे चाहिए कि वो टाइम बता दे। आपको पता है टाइम बता दें तो मसले क्लियर हो जाते हैं कि इस टाइम तक ना हुआ ठीक है, ख़त्म हो गई ऑफ़र। अगर ऑफ़र में टाइम ना हो तो रीज़नेबल टाइम तक इंतज़ार करना है। अब अगर लड़की ने शर्त रखी हो कि जब इस बंदा मैट्रिक में और वो कहे जब इसकी एफएससी हो जाएगी तो मैं शादी करूँगी, तो एफएससी के केस में रीज़नेबल का मतलब है 3-4 साल इंतज़ार कर लें, उसके बाद हम कहेंगे ऑफ़र मर गई। ठीक है, मतलब 2 तो नॉर्मल टाइम है ना। मतलब अगर हम थोड़ा बहुत फेलियर का मार्जिन रखें तो 3-1 साल का इंतज़ार कर लें। तो अगर उसने कहा है सीए हो जाए तो और टाइम नहीं बताया तो अब रीज़नेबल टाइम क्या है? 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, थोड़ा मार्जिन तो दें बेचारे को। तो समझ आया? एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होगी और अनकंडीशनल होगी, लेकिन अगर कंडीशन ऐड कर दी तो ये बन जाएगी काउंटर ऑफर। ये पॉइंट समझ आ रहा है? एक्सेप्टेंस रीजनेबल मोड में होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस उस मोड में होनी चाहिए जो बताया गया है। मैं एग्जांपल देता हूँ। ए ने बी से को ख़त लिखा, उसको ख़त लिख के कहा कि भाई मैं तुम्हें ये 200 रुपये किलो के हिसाब से 5000 kg की फ़लाना चीज़ देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस ऑफ़र का जवाब ख़त लिख के बताना। तो अब सोचिए इस ऑफ़र का जवाब कैसे आना चाहिए? ख़त के थ्रू आना चाहिए। अगर वो ख़त के थ्रू जवाब ना दे तो असूलन ऑफरर को कहना चाहिए भाईजान मुझे ख़त में जवाब चाहिए था, तुमने तो ईमेल कर दी है मुझे। लेकिन अगर ख़त का जवाब आए और ये मुस्कुरा दे और कहे यार अजीब आदमी है, मैंने ख़त का कहा था, चलो कोई बात नहीं, तो वैलिड है। यानी अगर ऑफ़र देने वाले ने ऑफ़र का जवाब एक ख़ास तरीके से मांगा था और जवाब देने वाले ने जवाब तो दिया है, शर्त कोई नहीं है उसमें, गड़बड़ भी कोई नहीं है, लेकिन उसने मोड उस तरह से नहीं रखा जो बताया गया था, तो फिर हम कहेंगे कि अगर ऑफ़र देने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो चलेगा। वरना जनरल रूल है कि ऑफ़र उस मोड में होनी चाहिए जिस मोड में कही है कि मुझे इस ऑफ़र मुझे एक्सेप्टेंस इस मैनर में चाहिए, और अगर उस मैनर में ना हो तो असूलन कबूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ऑफ़रर की मर्ज़ी, अगर वो कबूल कर ले और इंसिस्ट ना करे तो एक्सेप्टेंस ठीक मानी जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे आप कॉलेज में आए और कॉलेज में आपने कहा जी मुझे इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, उन्होंने कहा ठीक है एक काम करो बैंक में पैसे जमा करा के इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो। आपने बैंक में पैसे जमा कराए और बाहर आ गए और आपके हाथ में एक स्पीकर था और आपने स्पीकर पे बोला कि मैंने कॉलेज में फ़ीस जमा करा दी है, तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, आपका मोड सही नहीं है। हाँ अगर कॉलेज के अच्छा चलो यार तुम्हें कहा कुछ और था लेकिन समझ आ गई है, मैं खुद लिख लेता हूँ अपने पास, तो चल जाएगा। लेकिन अगर कॉलेज ने आपको कहा कि नहीं भाई मुझे उसी तरीके से जवाब चाहिए जो मैंने तुम्हें कहा था, तो आपको वैसे ही जवाब देना होगा। तो इसका मतलब अगर ऑफ़र का जवाब देने का कोई मेथड प्रिस्क्राइब्ड है तो वो फॉलो होना चाहिए। अगर कुछ नहीं प्रिस्क्राइब तो जिस तरह से जवाब दिया जाता है, आपने कॉलेज से कहा मैंने एडमिशन लेना, उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप पैसे जमा करा के एडमिशन के लिए अप्लाई कर दो, बताया नहीं कैसे अप्लाई करो, तो आपको कॉमनली पता है कि कॉलेजेस में अप्लाई कैसे किया जाता है, तो ये बताएं या ना बताएं आप उस रीज़नेबल तरीके से अप्लाई कर देंगे। किताब से पूछते हैं एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन रीज़नेबल मोड। एक्सेप्टेंस रीजनेबल मोड में होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड। एक्सेप्टेंस उस मैनर में होनी चाहिए जो बताया गया कि मुझे खत से जवाब चाहिए, मुझे व्हाट्सएप में जवाब चाहिए। वेयर नो मोड स्पेसिफाइड एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन यूजुअल मैनर। नॉर्मली जिस तरह से एक्सेप्टेंस होती है उस तरह से बता दें।
आपने जो है वो किसी को कहा, ऑफ़र की क्या डेफिनेशन होती थी कि मैं ये चीज़ इस तरह से चाहता हूँ, अगर आप भी इसको इसी तरह से समझते हैं तो मुझे ओके कर दें। आपने जाके किसी को ऑफ़र दी, आपने कहा मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये जज्बात है, तो अगर तुम भी सिग्निफाई करो इन जज्बात को तो मुझे जवाब दे देना। ये कह के आप 10 साल तक इंतज़ार करते रहे, जवाब नहीं आया। तब तक आपके सीए के भी कुछ पेपर पास हो गए थे, आपने थोड़ा सा और एफर्ट की, 3-4 साल और लगा के बाकी पेपर भी पास कर लिए। तो ज़िंदगी में किसी टाइम पे वो बंदा आपको दोबारा मिला तो आपने उसे कहा तू चंगी नहीं की थी मेरे नाल। उन्हें क्या तू चंगी नहीं की थी, तू क्या सी मैंने जवाब दे, तो तरीका तो बताया ही नहीं सी। तब कहेंगे यार को अक्ल को हाथ मार, मतलब को खुदा दा खौफ कर, वो नहीं पता गूगल कर लेंदी, वो गूगल 'च लिखा होता कि कैन जवाब देना है। कहने का मतलब है, मेरी थोड़ी पंजाबी कमज़ोर है तो अगर वो लहजा आगे पीछे हो तो ज़रा आप लोग उस पर ज़्यादा उदास ना होइएगा। कहने का मतलब है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि ढोल बजा बजा के अगला बंदा हर चीज़ बताएगा। अगर वो आपको मॉड बता दे एक्सेप्टेंस का, आप उसे फॉलो कर लो। अगर वो ना बताए तो आप मार्केट में तो बैठे हो, आपको तो पता है एक्सेप्टेंस किस तरह से दी जाती है। आप जो नॉर्मल तरीका एक्सेप्टेंस देने का, आप उस तरह से एक्सेप्टेंस दे दें। क्या बात समझ आई? तो ऑफर एक्सेप्ट उस मोड में होगी जो बताई गई है, और नहीं मोड बताया तो जो यूजुअल मैनर है उस तरह से। अगर एक्सेप्टेंस उस मैनर में नहीं हुई जो आपने बताया था तो ऑफरर को चाहिए कि वो इंसिस्ट करे। अगर एक्सेप्ट करने वाले ने वो तरीका फॉलो नहीं किया तो ऑफरर क्या करे? इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? इसरार करे, बार बार जोर दे, नहीं भाई ऐसे नहीं, मैंने आपको वैसे कहा था। इफ ही फेल्स टू इंसिस्ट, अगर वो जोर दे ना दे सके विद इन रीजनेबल टाइम, इट इज डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस। चूंकि अब आप प्रोफेशनल स्टडीज में हैं तो अब आप प्रोफेशनल वर्ड्स देखते हैं। बचपन में आप पढ़ते थे सीम, ऐसा लगता है, इट सीम्स। कानून में थोड़ा भारी वर्ड होता है, वो होता है डीम, ऐसा समझा जाएगा। इट सीम्स का मतलब है ऐसा लग रहा है, इट इज डीम्ड का मतलब है ये माना जाएगा। तो अगर आपने इंसिस्ट नहीं किया रीजनेबल टाइम में तो ये माना जाएगा, इट इज डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस। ये माना जाएगा कि आपने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब है ऑफर देने वाला बताए कि मुझे एक्सेप्टेंस यूं चाहिए, एक्सेप्टेंस वाला अगर उस तरीके से एक्सेप्टेंस ना दे तो आपको चाहिए कि आप इसरार करें। अगर आपने इसरार नहीं किया तो ये तसव्वुर कर लिया जाएगा कि आपको कोई एतराज़ नहीं है और आपने उसकी एक्सेप्टेंस को मान लिया है, फिर वो एक्सेप्टेंस ओके हो जाएगी। डन? तो ये अनकंडीशनल हमने देख लिया, रीजनेबल मोड देख लिया। देन टाइम और बाकी कंडीशंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर लैप्स ऑफ एन ऑफर। ऑफर खत्म होने से पहले पहले एक्सेप्टेंस देनी होगी। ये बात तो आपको पहले से ही पता थी। एक्सेप्टेंस जाहिर है, अगर ऑफर ही नहीं रही तो एक्सेप्टेंस किस चीज़ की? तो एक्सेप्टेंस ऑफर खत्म होने से पहले पहले होनी चाहिए, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के वक्त उसे पता हो कि मैं किस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। एक्सेप्टेंस के वक्त क्या हो? उसे पता हो कि मैं क्या एक्सेप्ट कर रहा हूं। इसकी एक टिपिकल एग्जांपल है, एक बंदे का बटवा गुम हो गया, उसने मस्जिद में ऐलान किया कि मेरा बटवा गुम हुआ है, जो मुझे बटवा ला के देगा मैं उसे 5,000 इनाम दूंगा। उसने किया मस्जिद में ऐलान कि मेरा बटवा गुम हो गया है और जो मुझे बटवा ढूंढ के ला के देगा मैं उसको 5,000 इनाम दूंगा। 4 दिन बाद इसका एक दोस्त इसके पास आया और उसने कहा यार वो मैं घर की सफाई कर रहा था तो तुम 4-5 दिन पहले मेरे पास आए थे, तुम अपना बटवा वहाँ भूल गए थे, मैं वो देने आया हूँ। इसने उसे शुक्रिया कहा, उससे बटवा लिया, वो चला गया। रास्ते में उसे एक और बंदा मिला, उसने कहा कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा यार वो दोस्त कयूम के घर से, अब्दुल कयूम के घर से आ रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा वही अब्दुल कयूम जिसने मस्जिद में ऐलान कराया था कि मेरा बटवा गुम हो गया है और जो ला के देगा उसे 5,000 इनाम मिलेगा। अब दोस्त के कान खड़े हो गए। उसने कहा ना करो, इस पे ऐलान, उसने कहा मस्जिद में ऐलान हुआ है, तुम्हें नहीं पता। ये पहुंचा अपने दोस्त के पास और दोस्त को जाके कहा
5,000 रुपया दो, तो दोस्त ने क्या जवाब दिया होगा? केड़े पे है। तो क्या इसके पैसे बनते हैं? नहीं बनते। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ। बटवा उठा के उस बंदे को वापस करने का अमल इसके नज़दीक एक दोस्त का दूसरे दोस्त पे मेहरबानी है। लेकिन अगर उसे पता होता है कि ये अमल एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा उस ऑफर की जो कि उसने मस्जिद में दी है, तो फिर वो इनाम का हक रखता। यानी कि एक्सेप्टर को पता होगा कि ऑफर मौजूद है तो उसका एक्शन एक्सेप्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर उसका एक्शन दिखने में एक्सेप्टेंस है लेकिन उसे पता नहीं है ऑफर का, भाई किसी और बंदे के लिए एक्सेप्टेंस क्या होती है? बटवा ला के दे दिया। इसने क्या हरकत की है? बटवा ला के दे दिया। हरकत तो सेम है, लेकिन जिसको पता था उसकी हरकत एक्सेप्टेंस कहलाएगी और जिसको नहीं पता था उसकी हरकत एक्सेप्टेंस नहीं है। तो एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। ये रूल सबको समझ आ रहा है? पक्का? इस रूल के ऊपर चैप्टर में 2-3 दफ़ा पास पेपर में सवाल आया है कि जिसमें वो इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि आपको ये रूल समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। पेपर में हमने सवाल करने कैसे हैं, सवाल को इंटरप्रेट कैसे करना है, सवाल कितनी तरह का होता है, पेपर में लिखना कैसे है, एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है, सब्जेक्ट को कैसे सॉल्व करना है, आईकेप की ई मार्किंग क्या है, हमने सफ़े पे टॉप पे क्या लिखना होता है, उसको प्रेजेंट कैसे करना होता है। आपको पता है यहाँ आपके पेपर स्कैन होते हैं और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे चेक होते हैं। तो यहाँ आपको पेपर करते हुए कुछ और एक्स्ट्रा एहतियातें करनी होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये सारी बातें हम इंशाल्लाह ताला तब करेंगे जब आप पहला टेस्ट दे चुके होंगे। पहले टेस्ट तक मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं चाहूँगा कि आप खुद जाके उसको टक्कर मारें और जो आपका दिल कहता है कि मुझे यूँ जवाब लिखना चाहिए आप उस तरह से लिखें। हो सकता है जब मैं आपको बताऊँ तो आपको खुशी हो कि आपने तकरीबन सही तरीके से जवाब लिखा है। फिर मैं आपको एक ऑफिशियल ऐसा तरीका बताऊँगा आंसर करने का जिससे आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे, जिससे आपने सारे मसाले पूरे कर दिए होंगे एक अच्छा आंसर लिखने के। लेकिन एक दफ़ा उसके लिए तजर्बा शर्त है कि एक दफ़ा आप टेस्ट से टकराएं, उससे अगली क्लास यानी कि जो ट्यूसडे आने वाला है उस पूरे दिन हम इंशाल्लाह ताला सिर्फ इस पे डिस्कशन कर रहे होंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन आईकेप। और सैटरडेज पे हम अपने कुछ एक्स्ट्रा सेशन कर रहे होंगे। मैं कल आपको बता रहा हूँ कि सैटरडे पे हम क्लास पढ़ नहीं रहे होंगे, वो एक ऑप्शनल डे होगा जिसमें हम सेशंस किया करेंगे, थोड़े बहुत डिस्कशन की। जो चैप्टर ख़त्म हुआ है उसके पास पेपर्स वगैरह पे हल्की सी डिस्कशन कर ली। वो एक ऐसी क्लास है जो आप डिस्कशन नहीं भी लेंगे और आप पढ़ेंगे और ख़ुद से कोशिश करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर आप चाहें कि चलो ठीक है आप सैटरडे को आए हुए तो हैं ही, जब 2 क्लासें पढ़नी है तो चलो तीसरी क्लास में हम ही थोड़ी देर बैठ जाएं, तो उस तरह के सेशन हम रखेंगे। लेकिन जो मेरा वादा था वो ये था कि आपको 5 दिन से ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा। तो सैटरडे वाला दिन पढ़ाई का नहीं होगा, वो डिस्कशन टाइप का होगा। लेकिन ये बात तो मैंने आपको फ्राइडे को बतानी है, तो आपने भी कुछ नहीं सुना। एक्सेप्टर मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या ये दोनों शर्तें समझ आ रही हैं? yes, शर्तें हैं 5। अनकंडीशनल हो, रीजनेबल मॉड हो, ऑन टाइम हो, लैप्स होने से पहले, कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। थोड़ा सा ऐसे बताऊंगा और थोड़ा सी जगह पे ब्रेक लगा लूंगा क्योंकि उसमें टेक्निकल बात होगी जो कल हम फ्लो चार्ट से समझेंगे इंशाल्लाह। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस में बी कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द। एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी जब, अब वही वाली बात है, एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी और दूसरे ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया लेकिन ये भाई साहब ने सुना ही नहीं या पढ़ा ही नहीं या इसको एक्शन नजर ही नहीं आया, तो एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी जब वो कम्युनिकेट हो जाए। नीचे एक जुमला है जो हमने कई दफा पढ़ लिया हुआ है, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ। ये बात समझ आती है? यानी एक्सेप्टेंस एम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है। इट कैन नॉट बी इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। ये इसके नीचे 2 लाइनें वो आज हमने नहीं पढ़नी, आज का हमारा आखिरी जुमला यही है। इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन एक कॉन्सेप्ट होता है। नेगेटिव कंफर्मेशन अभी 4:30 तो नहीं ना हुए, ठीक है मार जाना है, क्योंकि वो सामने वाली घड़ी अब थोड़ा सा साइड पे हो गई और उस पर शेड पड़ने से और मेरे सामने अक्सर स्क्रीन आ जाती है। इस घड़ी को भी जो है ना ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। हाँ मेरे ख्याल में ये पूछ लीजिएगा जो भी इस कमरे के यूज़र हैं कि इधर या वो जो वाली जगह है, इस तरफ वाला जो ब्लॉक है वो ब्लॉक हर तरफ से नज़र आता है मेरे ख्याल में। ये यस, वो ब्लॉक हर जगह से नज़र आता है। ऐसा ना हो मैं आप लोगों को ज़्यादा पढ़ा जाऊँ और आप फिर परेशान हो जाए। नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है? बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। समटाइम क्या होता है कि
कुछ लोग 2000 लोगों को ऑफ़र भेज देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप में से जिसको कबूल है वो खामोश रहे, जिसको नहीं कबूल वो बता दे। तो जो कह देते हैं हमें ऑफ़र कबूल नहीं, उनको साइड पे कर देते हैं। जो बच गए वो समझ जाते हैं इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। लॉ ने का ये इंतहाई गलत हरकत है। ऑफ़र की एक्सेप्टेंस वाज़े वाशगाफ प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आप किसी को अगर ये ऑफ़र दे रहे हैं कि ये ऑफ़र के जवाब में अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं एज्यूम करूँगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है। जवाब ना आने को इनकार तसव्वुर करना अलाउड है, जवाब ना आने को इकरार तसव्वुर करना। वही वाली बात है वो जो पिछली एग्जांपल थी कि बंदे को जाके आपने कहा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात हैं, अगर तुम्हारे दिल में भी वही जज्बात हैं तो कोई जवाब नहीं देना और अगले दिन से लुडियाँ डालनी शुरू कर दी कि जवाब नहीं आया। अगला गुस्से में बैठा हुआ, आग बगोला हुआ है, वो कह रहे यार अजीब फजूल बात कर गया बंदा। ऑफर का जवाब एक्सेप्टेंस होना चाहिए, खामोश रहना इज़ नॉट अलाउड। इसको नेगेटिव कन्फर्मेशन कहते हैं कि आपने ख़त लिखा और आपने कहा कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें मेरी ऑफ़र कबूल है। जवाब ना देने को आप ये तो कंसिडर कर सकते हैं कि उसे पसंद नहीं आया, लेकिन ये अजम्पशन लेना कि जवाब ना देने का मतलब है कि सब ओके है, ये अलाउड नहीं है। इस फिनोमेना को कहते हैं नेगेटिव कन्फर्मेशन। वो कह रहे हैं एक्सेप्टेंस इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और क्या होती है नेगेटिव कन्फर्मेशन? इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफिक टाइम इट विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन एक्सेप्टेड। अगर ऑफर एक खास टाइम तक एक्सेप्ट ना हुई तो ये समझा जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर ली। ये ऐसे ही है जैसे जो है वो कॉलेज को आप रब्ता करें, आप कहें जी मैंने सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, तो कॉलेज आपको मैसेज करे कि ठीक है जी हम आपको इतने हज़ार में एडमिशन दे देते हैं, अगर आपको कबूल है तो बस आपने कुछ जवाब नहीं देना। और 4 दिन बाद आपका एडमिशन प्रोसेस करके आपको मैसेज आया वो इंस्टॉलमेंट दे दें, तो आप कहेंगे मैंने कब कहा था मैंने क्लास पढ़नी है? तो कहा यही तो है ना, तुमने नहीं कहा था। तो हमारा जुमला क्या था कि अगर तुमने हमारे मैसेज पे जवाब नहीं दिया तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हें हमारी ऑफ़र कबूल है। तो ये कुछ जगह दुनिया में ये नेगेटिव कन्फर्मेशन चलती है, हर जगह नहीं चलती। जस्ट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बता दूं कि अगर एक ऑडिटर एक कंपनी में जाके ये देखना चाहता है कि उसके लोग उससे मुतमईन हैं या नहीं है, तो वो ख़त भेज के, यानी कि जो उनके कस्टमर्स हैं उनको ख़त भेज के उनसे कहता है कि अगर आपने ख़त का जवाब ना दिया तो मैं समझ जाऊँगा सब ओके है, अगर मसला हो तो बताइएगा। जैसा अक्सर फीडबैक लिया जाता है कि अगर कोई बुरी बात है तो बता दें, खामोश रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली तसव्वुर कर लेंगे कि सब ओके है। तो दुनिया में नेगेटिव कन्फर्मेशन चलती है, बट हमारे इस चैप्टर ने मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट टेकने का खबरदार, नेगेटिव कन्फर्मेशन नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज नेगेटिव कन्फर्मेशन? अगर अगला बंदा जवाब नहीं देगा तो इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि सब ओके है, ये वाली हरकत नहीं होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस में नेगेटिव कन्फर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ये रूल है। समझ आया? तो हमने एक्सेप्टेंस के अंदर ना आखिरी 2 लाइंस नहीं पढ़ी हैं। इन 2 लाइनों में ना उन्होंने ख़त का एक रूल बताया। ये ख़त का रूल पढ़ने और समझने के लिए हमें पूरा ग्राफ चार्ट बना के इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी इस चैप्टर की सबसे टेक्निकल बात है ये जो इन 2 लाइनों में लिखी हुई है, जिसको हम तसल्ली से एक अलग दिन वो करके, यानी कि कल के दिन इसका पूरा ग्राफ बना के मैं स्क्रीन को ऊपर करके, इस दफ़ा उम्मीद है कि रिमोट हमारा साथ दे देगा इंशाअल्लाह ताला। उसी दिन शाम में जो है उन्होंने कहा जी बस आपने थोड़ा सा जल्दी बटन दबा दिया था, हम रात में इसका कनेक्शन लगाने ही वाले थे। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए। तो ये इंशाअल्लाह ताला ऊपर हो जाएगा और इसके पीछे हमारे पास बोर्ड आ जाएगा। तो इस पूरी डायग्राम बना के ख़त के थ्रू एक्सेप्टेंस कैसे होती है और कब मानी जाती है उसकी पूरी साइंस समझेंगे इंशाअल्लाह। जब वो समझ आ जाएगी तो नीचे एक छोटा सा यूनिट रेवोकेशन का, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, तो आपने नोट्स में भी आखिरी 2 लाइनों को अभी पढ़ के परेशान नहीं होना। दिखाएं ज़रा हैंडआउट्स। तो हैंडआउट्स में एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस में जो सेकंड बुलेट है उसके आखिरी 2 पॉइंट्स आपने नहीं पढ़ने जी। एक भाई बड़ा एक्साइटेड हो गया, उन्होंने कहा बस इतना सही है। यही तो मज़ेदारी वाली बात है, समझ समझ के चलना है। बस साथ साथ चलते रहें तो वाकई ही मुनासिब सा लोड रहेगा। जिस दिन आप साथ चलना छोड़ गए
उस दिन फंस जाएंगे। और दूसरा इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि वो जो टेक्निकल चीज़ है उसको सेपरेट अलग से डिस्कशन हो और उसको फिर अच्छी तरह से समझें, ताकि कल जब हम इस चैप्टर को ख़त्म करें तो हमें अच्छी तरह से इसकी सारी समझ आ चुकी हो। ये एक मुनासिब साइज़ का चैप्टर है, 3 सफ़े का चैप्टर। 3 सफ़े का चैप्टर हमारे सिलेबस में एक मीडियम चैप्टर माना जाता है। ठीक है जी, तो इंशाअल्लाह ताला कल इस चैप्टर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी कल जुम्मा है तो हमारी क्लास को कोई फ़र्क पड़ेगा? हमारी तो क्लास ही 3:30 बजे जाके है। तो वो R1 की टीचर से आपने पूछना था ना, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। वो टीचर आपको स्टार्ट में बता देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली वो 1 बजे के आसपास क्लास को इजी कर देंगे, लेकिन मेरी क्लास का तो कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी तो 3:30 बजे है, सेफ है। आप एहतियातन 5-1 मिनट का जहन में मार्जिन रख लीजिएगा कि अगर पीछे से कोई क्लास लेट होने की वजह से, वैसे तो 3:30 तक आप आ ही जाएंगे। टेक्स्ट वाली क्लास हो सकता है, टेक्स्ट वाली क्लास थोड़ी सी डिले हो तो वो मुझे कहें कि सर आप 5-10 मिनट आगे कर लीजिएगा। उन्हें 2:30 से 3:30 है, उन्होंने एब्सोल्युटली बता दिया है। तो FR1 में तो फिर आपने टीचर से पूछना था, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके वहाँ पे पूछें कि कल जुम्मा है, कल R1 की क्लास किस वक्त होगी, तो जो टीम होगी वहाँ पे वो आपको बता देंगे। और अगर वो एडमिन ओनली हुआ है तो आपने ऊपर क्लिक करना है, तो एडमिन्स की एक लिस्ट पता लग जाएगी, सारे एडमिन्स को मैसेज कर दें उसे कि कल की क्लास का क्या होगा। अब सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, सर आपने बच्चों को, तो ग्रुप ओपन है ना, एडमिन ओनली तो नहीं हुआ है, तो ग्रुप में जाके लिख दें कि भाई वो फ्राइडे पे हमें ज़रा परेशानी हो रही है, फ्राइडे का क्या टाइम है वो आपको बता देंगे। हमारी क्लास 3:30 है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर टेक्स्ट की क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई तो हो सकता है सर 5-1 मिनट ऊपर नीचे लगा दें, तो मैं साथ वाले कमरे में पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता जाऊँगा जब तक मुझे सर बाहर निकलते नज़र नहीं आएंगे, मैं उन बेचारों को पढ़ाता जाऊँगा। तो जुम्मे वाले दिन हर क्लास में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है, लेकिन ये वाला टाइम ऐसा है जो काफ़ी सेफ है। 4:30 से आगे करने के तो मैं 4:30 से आगे चला जाऊँगा, क्योंकि अभी मेरी 4:30 से आगे रिजल्ट के बाद शुरू होगी, अफ्तारी बहुत आगे जाके होती है। ठीक है जी, फिर तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। ये आपने पूछा नहीं, आज तो हमारे पास टाइम है, ये दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा क्या होता है? पुराने ज़माने में जब लोग जाते थे दूसरे शहर, अब ये तो आज के दौर में फास्ट स्पीड बसेज और बड़ी एग्जेक्टिव सी, तो पुराने ज़माने में ज़्यादा ट्रैवल होते थे ट्रेन पे। तो जो फैमिली मेम्बर किसी बच्चे को रवाना करते थे या किसी बुज़ुर्ग को या किसी फैमिली मेम्बर को दूसरे शहर रवाना करते थे, तो वहाँ उन्हें कुछ हिदायत दी जाती थी कि खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना, किसी अजनबी मुसाफिर से कुछ नहीं लेके खाना, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहना। तो ये कॉमन पुराने ज़माने में होता था कि किसी को विदा करते हुए कहा जाता था देखो दवाइयाँ वक्त पे लेते रहना। तो मैं पुराने ज़माने का हूँ, तो इसलिए मैं मतलब लेक्चर एंड होता ना, कल भी एक बच्चे ने पूछा सर वो आपने दवाइयों का क्यों जिक्र किया? तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। मिलते